नमस्ते दोस्तों, एसएसटी कॉन्सेप्ट हब बाय सोनिया में आपका स्वागत है, जहां हम एसएसटी को रटते नहीं बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आज हम 6th क्लास की हिस्ट्री का एक बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 आरंभिक नगर। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी गली में कोई पुरानी इमारत देखी है जिसे सब भूत बंगला कहते हों? हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसी खाली पुरानी इमारत मिल ही जाती है। हमारे आज के चैप्टर की शुरुआत दो बच्चों जसपाल और हरप्रीत की एक ऐसी ही कहानी से होती है। तो चलिए आज की इस क्लास में मेरे साथ बन जाइए एक हिस्ट्री डिटेक्टिव और चलिए चलते हैं अतीत के उस सफ़र पर जहां दुनिया के सबसे शानदार शहर बसते थे। तो देखिए, ये दो बच्चे हैं, जसप्रीत और हरप्रीत। अपने घर के पास की गली में ये दोनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि जसपाल और हरप्रीत उस पुरानी इमारत को देखकर हैरान थे, ठीक वैसा ही कुछ आज से लगभग 150 साल पहले हुआ था। तो देखिए क्या हुआ था 150 साल पहले, हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कहाँ बिछाई जा रही थी पहली बार रेलवे लाइन? पंजाब में। तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला। क्या मिला उन्हें? हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो देखिए कहाँ है ये हड़प्पापुरा स्थल? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। उस समय पंजाब जो पाकिस्तान में है, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इंजीनियरों को काम के दौरान अचानक एक ऐसी जगह मिली जहां लाखों की तादाद में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पक्की ईंटें मौजूद थी। उन्होंने सोचा, अरे वाह, हमें तो मुफ्त में ईंटें मिल गई हैं, और उन्होंने ईंट उखाड़ ली, वहां से रेलवे लाइन बिछाने में इस्तेमाल कर ली। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक पूरे के पूरे शहर को उखाड़ रहे हैं या उजाड़ रहे हैं। सोचिए, वो इतनी ईंटें मजबूत थीं जो हजारों साल बाद भी रेलवे लाइन बिछाने के लिए काम आ गई। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग कितने बेहतरीन इंजीनियर थे। 80 साल पहले, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। तो कब ढूंढा था पुरातत्वविदों ने? 80 साल पहले ढूंढा था इसको। ये देखिए 80 साल पहले। और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शहर कितने पुराने हैं। दोस्तों, ये शहर 4700 साल पहले बने थे, यानी जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग ढंग से रहना भी नहीं जानते थे, तब हमारे यहाँ आलीशान शहर बन चुके थे। तो दोस्तों, अब चलिए चलते हैं हड़प्पा के इन शहरों के अंदर, पर संभल कर, क्योंकि यहाँ की प्लानिंग देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं इनके नगरों की तरफ। इनकी नगर की विशेषताएं देखते हैं। क्या थी इन नगरों की विशेषता? तो देखिए, इन नगरों की क्या विशेषताएं होती थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्राय पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले का इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ध्यान से सुनते चाहिए दोस्तों। जो ऊंचाई भाग पे बना था उसको नगर दुर्ग कहा गया, और जो नीचे भाग पर था उसे निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही थी।
ये नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है पुरातत्वविदों ने? इसे महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो देखिए, आज हम घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट ढूंढते हैं, लेकिन हड़प्पा के लोग जन्मजात इंजीनियर थे। उनकी ईंटें लगाने का तरीका इतना मजबूत था कि दीवारें गिरती ही नहीं थी। इन नगरों की क्या विशेषता थी? इसके दो भागों में विभाजित था। पहला था नगर दुर्ग, ऊंचाई पर बना था, और छोटा हिस्सा था इसका निचला नगर। यह बड़े इलाके वाला हिस्सा था, यहाँ आम लोग रहते थे। तो हड़प्पा का नगरीय जीवन कैसा था, ये हम देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। तो देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है, पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि वहाँ के जो नगर थे वहाँ पर बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। तो जो वहाँ की खास इमारतें बनाने में उनकी योजना में जुटे रहते थे वो कौन थे? वहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। तो देखिए, जो वहाँ के शासक थे तो वो लोगों से दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर या उपयोगी चीजें थे वो मंगवाया करते थे, और जो भी खूबसूरत मन की या सोने चांदी के आभूषण थे या बहुत सी कीमती चीजें थी उनको अपने पास रखते थे। शासक के अलावा जो नगर में थे वो लिपिक थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा देखिए, शासक लिपिक के अलावा नगर में शिल्पकार थे। वो शिल्पकार स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते होंगे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। तो देखिए, नगर में तीन तरह के मुख्य लोग होते थे: शासक, लिपिक और शिल्पकार। शासक थे जो महल जैसे खास घरों में रहते थे और निर्माण की योजना बनाते रहते थे। लिपिक थे जो लिखना जानते थे और मुहरों पर लिखते थे। और तीसरे नंबर पे आते शिल्पकार, जो अपने घरों या वर्कशॉप में सुंदर चीजें बनाते होंगे। देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, देखते हैं क्या है। ये देखिए, आपको चित्र भी दिख रहा होगा। ये हड़प्पा में जो मिला है, ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। तो ये देखिए, ये एक सड़क है और उसके बराबर में ये नाला बना हुआ है, और उसके नीचे जो दिखाई दे रहा है ये एक कुआं मिला है। ये देखिए, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे। तो जो नगरों में शिल्पकार होते थे वो स्त्री भी होती थी और पुरुष भी होते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही सुदूर देशों की किस्से, कहानियां, ये सब भी लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। देखिए, जैसे हम आज कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ से कोई भी चीज़ जो हमें पसंद आती है या हमें लगता है कि ये उपयोगी वस्तु है तो उसको हम लेकर आते। तो ये उस समय भी ऐसा होता था। वहाँ के लोग दूर दूर देशों में जाते थे, उन्हें लगता कि ये हमारे लिए उपयोगी वस्तु है तो उसको वो साथ में ही ले आते थे अपने, और सुदूर देशों की किस्से कहानियां भी साथ में ले आते थे। और जो बच्चे होते थे वो मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते थे उनसे खेलते थे। उस समय देखिए, मिट्टी के खिलौने, प्राकृतिक नेचुरल जो मिट्टी होती थी उससे खिलौने बनाए जाते थे। आजकल तो प्लास्टिक के पता नहीं क्या क्या चीज़ें से खिलौने बनने लगे, लेकिन उस टाइम पे जो खिलौने बनते थे वो मिट्टी के खिलौने बनते थे। देखिए, प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ होता था खेलने के लिए। तो बच्चे मिट्टी के खिलौने से खेलते होंगे। नीचे चलते हैं हम, देखिए क्या, ये देखिए जो साइड में आपको दिख रहा है ये एक जानवर सा, ये एक लिपि मिली हुई है यहाँ पे। ये मुहर है, इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह था, एक खास लिपि में था। तो ये उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला,
ये जो है एक तरीके की खास लिपि है जो अभी तक विद्वानों को भी ये समझ में नहीं आई। और ये जो दिख रहे हैं आपको इधर, ये मिट्टी के खिलौने हैं। देखिए इनको पकाकर, मिट्टी को पकाकर तब खिलौने बनाए जाते थे। कितने सुंदर तरीके से खिलौने बनाए गए हैं उस टाइम पे, देखो लोगों ने। फिर दोस्तों हम नीचे चलते हैं। नगर और नए शिल्प। तो अब हम पढ़ते हैं नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। तो जो हम अब आगे क्या पढ़ेंगे हम, जो हमें हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें यहाँ मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसे और सोने चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तो देखिए अधिकतर जो वहाँ पर हमें चीजें मिली हैं वो किससे बनी हुई होती थी? शंख, तांबे, कांसे और सोने चांदी से उन धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिए तांबे और कांसे से जो बनाया जाता था वो औजार बनते थे और सोने चांदी से गहने बनाए जाते थे। याद रखिए उस समय लोहा नहीं था। सोने चांदी का उपयोग मुख्य रूप से गहनों के लिए होता था। तो देखिए ये आपको साइड में जो दिखाई दे रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे आइस क्यूब हो, लेकिन ये आइस क्यूब नहीं है, ये है पत्थर का बाट जो चर्ट नाम का एक पत्थर था उससे बनाया जाता था। तो ये शायद बहुमूल्य जो पत्थर होते होंगे या धातु होते थे उनको तोलने के लिए किया जाता था इसका उपयोग। और इधर देखिए ये आकर्षक वस्तुएं हैं जो बनाई जाती थी उस टाइम पे। देखिए कितनी बारीकी से और कितने अच्छे तरीके से ये बनाए गए हैं। देखिए मध्य में जो है इसके मनके, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए, उनके बीच में छेद किए जाते थे। देखिए पत्थर के बीच में भी उनको तराशकर मनके बनाए जाते थे, फिर उन मनकों के बीच में छेद किया जाता था ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। देखिए आजकल तो क्या पत्थरों में ड्रिल मशीन आती है, ड्रिल से छेद कर दिया जाता है, लेकिन उस समय तो मशीन नहीं थी। तो वो लोग कैसे करते होंगे? उनके पास पत्थर ही होता था, तो वो पत्थरों से ही उनमें छेद करते थे और उसमें जो धागा डाल सके उनको धागा डालकर और माला बनाई जा सके। और देखिए जो ये दाएं में दिख रही है ये है धारदार फलक। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। किसकी मुहर बनाते थे? पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवर के चित्र मिलते थे। जो हमने देखा था वो आइस क्यूब की तरह आयताकार मुहर थी, उन पर जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो किस रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे? वो लाल रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो देखिए इधर ये जो आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये दाढ़ी वाला जो एक चित्र है, तो ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है ये व्यक्ति। देखिए इसके वस्त्र पर कितनी अच्छी तरीके से, कितनी बारीकी से कढ़ाई की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसने कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए हैं उसमें, देखो उसको, ये कितने मस्त तरीके से बनाई गई होगी कढ़ाई। और देखिए इसकी दाढ़ी में भी इतनी बारीकी से चित्रण किया गया है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। तो देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कपड़े के टुकड़े मिले हैं और चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कितनी चीजें मिली है हमें, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो हिस्ट्री को एकदम मजे से पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे को हिस्ट्री क्या है, बोरिंग लगती है, तो हमें हिस्ट्री को बोरिंग नहीं बनाना है, कैसे पढ़ना है। देखिए कितना अच्छा लगता है हिस्ट्री पढ़ना। देखिए 7000 साल पहले, कितने हजार साल पहले? 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, ये ध्यान रखना है बच्चों, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती कहाँ होती थी? एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कपास की खेती कहाँ होती थी, तो मेहरगढ़ में। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हमें? कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी का फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। तो देखिए अब फेयंस क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
का उपयोग बाट और फलक बनाने के लिए किया जाता था। शंख का उपयोग चूड़ियों के लिए, धातु का उपयोग गहनों और औजारों के लिए तथा मिट्टी का उपयोग खिलौने बनाने के लिए किया जाता था। और जो मन के थे वो कार्नेलियन पत्थर, जिसे लाल रंग का सुंदर पत्थर भी कहते हैं, इन्हें आग में पकाकर लाल किया जाता था और फिर बारीक छेद करके माला बनाई जाती थी। तो अब आगे पढ़ते हैं हम, आगे क्या है देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। तो जो इसमें अधिकांश वस्तुएं थी जो भी वहां पर हमें प्राप्त की थी, उनका जो निर्माण था वो किसने किया था? विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ क्या होते हैं? देखिए आइए हम जानते हैं विशेषज्ञ किसे कहते हैं। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, मतलब स्पेशलिस्ट हो, उस चीज का स्पेशलिस्ट हो, जो उसको बनाना आता हो अच्छी तरीके से। तो वो क्या क्या बनाते थे? वो पत्थर तराशना, मन के चमकाना, या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। 28 पर चित्र देखो, जो हमने अभी वो दाढ़ी वाला चित्र देखा था, जो जिसमें कढ़ाई के वस्त्र पहने हुए थे उसने, उस मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दिखाई गई, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम होगा। तो देखिए जो हमने ये चित्र देखा था अभी, ये वाला, तो ये किसी विशेषज्ञ ही या मूर्तिकार होगा या चित्रकार होगा, उसने ही बनाया होगा, जो इन चीज़ों में महारत हासिल हो जिसको, क्योंकि बारीकी से बनाया गया है ये इसका चित्र, कढ़ाई वगैरह, ये इसकी जो दाढ़ी है, तो ये किसी विशेषज्ञ का ही काम हो सकता है, उसी ने ये चित्रकारी की होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो देखिए, हमें ये नहीं कह सकते हम कि वो विशेषज्ञ स्त्री ही था या पुरुष था, कोई भी हो सकता है। ये काम हो सकता है किसी महिला ने बनाया हो सकता है किसी पुरुष ने बनाया हो। तो ये सिर्फ हम अंदाज ही लगा सकते हैं कि उनमें से या तो कोई पुरुष होगा या कोई स्त्री होगी। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम फेयंस। देखिए, पत्थर तो हमें ज़मीन से मिलते थे, लेकिन जो ये फेयंस होते थे, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक तरीके से, ये चित्र जो दिखाई दे रहा है ये फेयंस है। तो ये फैक्ट्रियों से बनाया जाता। तो देखिए हम क्या है ये पढ़ते हैं। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। तो देखिए, पत्थर और शंख थे जो वो नेचुरल तरीके से हमें पाए जाते थे, उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो हमें प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होते थे। लेकिन जो ये फेयंस थे, इनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, इन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। तो देखो, बालू और स्फटिक पत्थर होता था, उनका चूर्ण बनाया जाता था, उनको गोंद में मिलाया जाता था, फिर उनको आकार देकर कुछ भी वस्तुएं बनाई दी जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, उन पर पॉलिश कर दी जाती थी, मतलब कोई चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। देखिए कितने प्रोसेस करते थे वो इस फेयंस को बनाने के लिए। उनको कृत्रिम रूप से तैयार करने के लिए बालू और पत्थर को चूर्ण बनाते, फिर उनके गोंद में मिलाते, फिर उन पर पॉलिश करते, फिर उस पर कलर करते, कितनी प्रोसेस करनी पड़ती थी, तब जाके फेयंस की वस्तुएं बनती थी। फेयंस से क्या क्या बनते थे? मन के बनते थे, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिए हमने पढ़ा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि हड़प्पा के लोग कितने शानदार कलाकार और इंजीनियर थे। चाहे तो चर्ड पत्थर के बाट हो, कार्नेलियन के मन के हों, या फेयंस से बनी चमकदार चूड़ियाँ, हर चीज़ उनकी उन्नत सोच को दर्शाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का यह नगर और नए शिल्प का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछें और उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, आप चाहते हैं कि ऐसे ही सरल भाषा में पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊं, तो एसएसटी कॉन्सेप्ट हब बाय सोनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि लोग दूर दूर से कच्चा माल कैसे लाते थे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।